Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss here the types of anxiety disorder, which is obsessive compulsive disorder. यानी ख़ब्त अमेज़ अजबारी अद्दमल जो कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर की एक टाइप है। आज हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ओसीडी क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी कैटेगरीज़ कौन सी हैं और इनका जो ट्रीटमेंट के लिए जो डिफरेंट थेरेपीज़ इस्तेमाल की जाती हैं वो कौन कौन सी है। ये तमाम चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Obsessive compulsive disorder is characterized by the development of obsessive thoughts, memories, moments, and actions, as well as a variety of pathological fears. यानी इस आर्ज़े में मरीज़ की जो सोच, उसकी यादाश्त, उसकी मूवमेंट्स, हरकत और उसके एक्शन जो हैं वो बहुत सारी जो पैथोलॉजिकल फ़ियर्स, खौफ से भरपूर होते हैं और वो ना चाहते हुए भी इनसे अपना छुटकारा जो है वो हासिल नहीं कर पाता है। ये रिपीटेडली थॉट्स होती हैं, रिपीटेडली एक्शंस होते हैं जो कि फ़र्द को मजबूर कर देते हैं उनको करने के लिए। नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हियर द डेफिनेशन ऑफ ओसीडी। यानी हम देखेंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स क्या हैं। जैसे कि नाम से ही जाहिर है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस, और ये ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस मिलकर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स बनाते हैं। What is the obsessions? Obsessions are recurrent and persistent thoughts, urges, images that are experienced as intrusive and unwanted, and that in most individuals cause marked anxiety or distress. यानी ऑब्सेशन जो होते हैं ये मरीज़ के दिमाग में आने वाले वो लगातार और नाकाबिल ज़ब्त ख़यालात होते हैं जो कि ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में बार बार आते हैं। फ़र्द इनसे छुटकारा हासिल करना चाहता है लेकिन वो इनसे छुटकारा हासिल नहीं कर पाता है और ये फ़र्द के अंदर एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस की सिचुएशन जो है यानी तशवीश को पैदा करते हैं। द इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू इग्नोर और suppress such thoughts, urges or images or to neutralize them with some other thought or action, और फ़र्द इनको इग्नोर करना चाहता है, इनको इन जो थॉट्स होती हैं या ख्वाहिशें हैं या इमेजेस जो भी हैं और जो उसके दिमाग में आ रही होती हैं वो इनको दबाना चाहता है, यानी इनके ऊपर अमल नहीं करना चाहता बल्कि दूसरी थॉट्स को और एक्शन इसके बजाय वो करना चाहता है, लेकिन वो मजबूर हो जाता है इनको करने के लिए। तो ऑब्सेशन हम कह सकते हैं कि इस आर्ज़े में मरीज़ के दिमाग में लगातार और नाकाबिल ज़ब्त ख्याल आते हैं जिन्हें ख़ब्त कहा जाता है और फ़र्द इन ख्यालात से निजात हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। एंड नो वी डिस्कस द कंपल्शंस। कंपल्शन जिसको उर्दू में जब्र कहते हैं, व्हाट इज़ दिस? कंपल्शंस आर repetitive behavior or mental acts that the individual feels driven to perform in response to an obsession। यानी obsessions के नतीजे में फ़र्द जो काम बार बार करता है, जिस एक्ट को दोहराता है और दोहराने पे मजबूर हो जाता है, वो जबर कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जबर एक ऐसा किरदार है जिसे फ़र्द बार बार सरअंजाम देता है, अगरचे फ़र्द इस किरदार को बेमाने और तकलीफ़ दे समझता है, लेकिन फिर भी वो अपनी आम ज़िंदगी में इन ख़ब्त अमेज़ अजबारी अफ़ाल को सरअंजाम देता रहता है। द बिहेवियर और मेंटल एक्ट्स आर एम्ड एट प्रिवेंटिंग सम dreaded event or situation but are not connected in a realistic way with what they are designed to neutralize or prevent। और ये जो किरदार होते हैं या ये जो एक्ट होते हैं जो उसके दिमाग में आ रहे होते हैं, ये उनसे बचना चाहता है, उन सिचुएशन से बचना चाहता है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बार बार चाहने के बावजूद वो ऐसा नहीं कर पाता है। यानी पहले ऑब्सेशन होती है
यानी फ़र्द के दिमाग के अंदर जो है वो किसी चीज़ की तकरार होती है, ख़यालात आते हैं, सोचें आती हैं और ये सोचें इतनी ज़्यादा उसको परेशान करती हैं कि वो ये काम करने में मजबूर हो जाता है। जब वो काम कर लेता है तो उसको थोड़ी देर के लिए जो है वो सुकून महसूस होता है, लेकिन जैसे ही वो सुकून की थोड़ी सी हालत में आता है, दोबारा से जो है वो एब्सर्शन जो है उसके दिमाग में फिर अगेन शुरू हो जाते हैं और वो दोबारा से फिर काम करता है। और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि फ़र्द जो है वो हाँफने लगता है और जो है उसकी फ़िज़िकली तौर पर वो फटीग, थकन का शिकार हो जाता है। वो चाहता है इनसे छुटकारा हासिल करना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। द ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस आर टाइम कंज्यूमिंग और कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। यानी ऑब्सेशन और कंपल्शन जो होते हैं वो फ़र्द के लिए उसके टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि वो उसको डिस्ट्रेस पोजीशन में ले आते हैं और फ़र्द जो है वो थकावट महसूस करता है, मेंटली तौर पर परेशान होता है, डिस्ट्रेस पोजीशन में आ जाता है और इम्पेयरमेंट इन सोशल और ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। और उसकी जो काम के दूसरे एरियाज़ हैं, उसके समाजी राब्ता जो होता है या ऑक्यूपेशनल जो है या इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ जो है वो बुरे तरीके से जो है वो मुतासिर होती है। फ़र्द अपनी आम जिंदगी के लिए इन ख़ब्त-आमेज़ इजबारी रद्द-ए-अमल को बार बार अंजाम देता है और ये उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग बन जाते हैं। OCD affects almost 3% of world's population, यानी ये तकरीबन दुनिया की 3% आबादी में OCD या ख़ब्त-आमेज़ इजबारी रद्द-ए-अमल जो है वो ये डिसऑर्डर पाया जाता है। स्टार्ट एनी टाइम फ्रॉम प्री स्कूल टू एडल्टहुड, बचपन से लेकर एडल्टहुड तक के कभी भी जो है वो शुरू हो सकता है। टिपिकली बिटवीन 20 एंड 24, ख़ास तौर पे 20 और 24 साल की उम्र के दरमियान में OCD के जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ OCD डिफर फ्राम पर्सन टू पर्सन। OCD की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं और लेकिन ये पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफरेंट होती हैं। कॉजेज़ ऑफ OCD इज़ स्टिल अननोन। अभी तक इसकी मेन कॉजेज़ के बारे में जो है वो अभी तक इतना ज़्यादा मालूमात नहीं हासिल हुई हैं। बेटर व्हेन डायग्नोज्ड अर्ली, अगर ये जल्दी डायग्नोज हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हो सकता है। OCD को समझने के लिए हम इस मॉडल से जो है वो हेल्प लेंगे। इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि स्टिमुलस, वो चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, यानी कोई भी दाखिली या खारजी कोई भी मुहैय्यज है, वो आपके अंदर जो है पहले ऑब्सेशन पैदा करता है। ये ऑब्सेशन जो है यानी ऑब्सेशन जैसे अभी हमने उसको अंडरस्टैंड किया था कि बार बार जो है वो आने वाले लगातार और नाकाबिल ज़ब्त ख्यालात होते हैं और ये ख्यालात फ़र्द को डिस्ट्रेस और एंजाइटी की पोजीशन में ले आते हैं। वो तशवीश का शिकार हो जाता है। ये इतने रेपिटेशन के साथ आते हैं कि फ़र्द जो है वो उसको करने पर मजबूर हो जाता है। यानी रिचुअलाइज्ड बिहेवियर कंपल्शन जो है वो यानी उस जो ख्यालात आ रहे हैं, आखिर उसके डिस्ट्रेस और एंजाइटी से छुटकारा हासिल करने के लिए फ़र्द उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको काम को करता है, जिसकी वजह से टेम्प्रेरी रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस एंड एंजाइटी, उसको जो है वो वक्ती तौर पर रिलीफ मिलता है, सुकून हासिल होता है उस डिस्ट्रेस और एंजाइटी से जो कि ऑब्सेशंस की वजह से जो है वो पैदा हो गई थी। लेकिन यही अमल यानी यही रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर जो है वो उसके कंपल्शंस को जो है वो तक़वियत देती है और इसकी वजह से दोबारा से वही ख्यालात आते हैं, दोबारा से फ़र्द काम करता है और ये सर्कल जो है वो चलता चला जाता है जब तक कि फ़र्द जो है वो बेहाल होकर थक कर जो है वो बैठ नहीं जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं तस्वीर के अंदर कि फ़र्द के दिमाग में ख्यालात आते हैं कि उसके हाथ पर जरासीम लग गए हैं और उसको जो है उनको हाथों को धोना है, वो उनको धोता है। उसके बाद फिर दोबारा उसको जो है वो जब वो धो लेता है तो उसको सुकून मिलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर उसको जो है इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है कि उसके जरासीम है उसके हाथ पर और जरासीम उसके लिए नुकसानदेह हैं, वो उसको मार देंगे।
और वो दोबारा से जो है वो उसके काम करता है। आम रूटीन के अंदर भी हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि बार बार की जाती हैं। जैसे सम टाइम हम बार बार हाथों को धोते हैं, बार बार तालों को चेक करते हैं, किसी अपने जब हम तैयार होते हैं तो बार बार आईने में अपने आप को देखते हैं, सफाई के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो ये हमारे लिए जो है वो नुकसान का बायस बनती है और ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का रूप जो है वो धार लेती है। प्रीवियस आपने डिस्कस किया एक मॉडल को, जिसके ज़रिए से हमने ऑब्सेशन के कंपल्शन और ऑब्सेशन का जो पूरा सर्कल था उसको देखा। यहाँ हम एक मिसाल के ज़रिए से इसको ज़रा ब्रीफ करेंगे। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्सेशन जो है उसके मुताबिक कांस्टेंट थॉट्स अबाउट वेदर और नॉट द ओवन वाज टर्न्ड ऑफ इवन आफ्टर चेकिंग वंस, यानी एक दफ़ा चेक करने के बावजूद कि ओवन बंद कर दिया है, फ़र्द को जो है वो बार बार ख्यालात आएंगे कि ओवन बंद नहीं हुआ, ओवन बंद नहीं है, और उसकी इन थॉट्स की वजह से एंजाइटी जो है वो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी उसके अंदर जो है वो पैदा हो जाएगी। द पर्सन फील्स कंपेल्ड टू एक्ट एंड रिमूव द डिस्कम्फर्ट, और फर्द इस डिस्कम्फर्ट पोजीशन से निकलने के लिए मजबूर हो जाएगा उस एक्ट को करने के लिए कि वो टर्न ऑफ करने के लिए जो है वो ओवन को टर्न ऑफ करने के लिए जाएगा, देखेगा, और चाहे पॉसिबली गोइंग टू ग्रेट लेंथ्स टू डू सो, सच एज ट्रैवलिंग होम फ्रॉम वर्क। और हो सकता है कि ये डिस्टेंस चाहे जितना ज़्यादा हो, यानी उसके घर से काम की जो उसकी जगह है वहाँ तक भी ये हो सकता है, लेकिन वो जब तक उसको चेक नहीं कर लेगा वो उसको सुकून नहीं आएगा। रिलीफ, द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस रिलीफ फ्रॉम देयर एंग्जाइटी, और ये जब वो काम कर लेगा तो उसको एक रिलीफ या सुकून थोड़ी देर के लिए मिलेगा। हाउएवर द ऑब्सेसिव रिस्पॉन्स हैज़ बीन स्ट्रेंथन फॉर द फ्यूचर, लेकिन यही रिलीफ जो है और ऑब्सेसिव जो रिस्पॉन्स अगेन दोबारा से शुरू होंगे और वो दोबारा उसको उस काम के करने पर मजबूर कर देंगे। तो ये सर्कल इसी तरीके से ओसीडी में बार बार जो है वो चल। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सिम्टम्स, यहाँ हम देखेंगे कि वो कौन से सिम्टम्स हैं, अलामात हैं जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को शो करती हैं। फर्स्ट वन इज डर्ट एंड कंटेमिनेशन, अनफाउंडेड fears ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आ ड्रेडफुल इलनेस, यानी फ़र्द को ये खौफ हो जाता है कि वो किसी बहुत जो है बुरी बीमारी के अंदर जो है वो मुब्तला हो गया है, ख़तरनाक बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया है। एक्सेसिव कंसर्न अबाउट जर्म्स एंड डर्ट, और उसको जर्म्स और डर्ट जो है, गंदगी और जरासीम जो है उसके मुतलिक बहुत ज़्यादा तशवीश उसको होने लगती है। रिपल्शन अबाउट बॉडीली वेस्ट एंड सिक्रेशंस, अपनी बॉडीली वेस्ट और सिक्रेशन के मुतलिक बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। ऑब्सेसिंग अबाउट वंस बॉडी, और ख़ासतौर पे अपनी बॉडी के मुतलिक भी जो है वो बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हो जाना, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना। फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स इवन 100 टाइम्स अ डे, इतना ज़्यादा अपने हाथों को धोना, हत्ता कि एक दिन में 100 से भी ज़्यादा टाइम वो जो है अपने हाथों को धोएगा, बार बार धोएगा, फिर बैठ जाएगा, फिर उसको लगेगा जरासीम लग गए हैं, ये जरासीम उसको बीमार कर देंगे, फिर दोबारा वो काम करेगा और ये रिपीटेडली ये काम वो करता रहेगा। नीड फॉर ऑर्डर एंड सिमेट्री, एबनॉर्मल कंसर्न्स अबाउट टाइडीनेस ऑफ वंस पर्सनल अपीयरेंस और इन्वायरमेंट, यानी कि उसके दिमाग में ये ख़यालात बार बार आते हैं कि वो ख़ुद या उसकी इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी है, उसके मुतल्लिक उसकी सफाई के मुतल्लिक वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, बहुत ओवर कॉन्शियस हो जाता है। एक्सट्रीम नीड टू ऑर्गेनाइज एंड प्लेस थिंग्स प्रॉपरली, इसके साथ साथ चीज़ों को बहुत ज़्यादा करीने से रखना, उनको तरतीब से रखना, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करना, और अगर एक भी चीज़ इधर उधर हो जाए तो एक तरह से कहते हैं ना उधम मचा देना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, उसके लिए बहुत कंसर्निंग हो जाना, ये उसके अलामात में आता है।
Then repetitive behavior and hoarding. Praying for hours at a stretch for fear of misfortune. यानी फ़र्द को किसी भी नागहानी सूरत हाल का खौफ उसके अंदर, उसको घंटों जो है वो उसके लिए दुआओं के लिए वो बैठा रहता है, क्योंकि उसके अंदर खौफ होता है कि कुछ अनहोना नागहानी कैफियत जो है वो हो सकती है. Believe in all sorts of superstitious, लकी चार्म एक्सेट्रा. और उसका जो बिलीव है वो लक और सुपरस्टिशियस जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ जो है वो ज़्यादा हो जाता है. ऐसी चीज़ें जो कि जिनको हम कहते हैं कि मनहूस हो सकती हैं, या वो किसी के जादू और दूसरी चीज़ों के चक्रों में भी जो है वो ज़्यादा पड़ जाता है. रिपीटिंग वर्ड्स, फ्रेजेस और क्वेश्चंस, बार बार चीज़ों को, अल्फाज को, किसी शेर को, किसी सवाल को, किसी गाने की मिसरे को गुनगुनाता रहता है. होर्डिंग ऑफ जंक, ओल्ड न्यूज़पेपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जंक यानी कि पुरानी और जो चीज़ें जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह हैं या बॉटल्स हैं या घर में मौजूद बहुत सी चीज़ें जो कि पुरानी हैं उनको वो डिस्कार्ड नहीं करता, उनको जमा करता रहता है. इनएबिलिटी टू डिस्कार्ड एनी मटीरियल हाउएवर यूजलेस इट इज़. यानी वो चीज़ें जितनी भी बेकार क्यों ना हो जाए वो उनको डिस्कार्ड करने की उसके अंदर जो है वो सलाहियत ख़त्म हो जाती है. अनवांटेड रिपीटेड सेक्सुअल लस्टफुल थॉट्स, और उसकी जो थॉट्स हैं वो भी जो है उनके अंदर बजारीपन और बेहूदगी और सेक्सुअल जो है वो थॉट्स उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो आती हैं. कैटेगरीज ऑफ ओसीडी, यानी ओसीडी की कितनी कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी हैं, उनको हम यहाँ देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ द वॉशर्स, यानी ऑफरेड ऑफ कंटेमिनेशन, यानी हर वक्त जो है वो चीज़ों को धोते रहते हैं, साफ़ करते रहते हैं, उनको जरासीम का जो है उस पर ख़तरा होता है. नंबर 2 चेकर्स. चेकर्स यानी कि रिपीटेडली चेक थिंग एसोसिएटेड विद हार्म और डेंजर, और बार बार चीज़ों को जो है वो चेक करते रहते हैं और ये उनके लिए हार्मफुल और डेंजर जो है हो सकती हैं. डाउटर्स और सिनर्स, ये वो होते हैं जिनके अंदर गुनाह का जो है और शक का जो है आंसर इनके अंदर शामिल होता है. एवरीथिंग इज़ नॉट परफेक्ट और डन जस्ट राइट, समथिंग टेरिबल विल हैपन और दे विल बी पनिश्ड. यानी इनको ये बार बार ख्याल आते रहते हैं कि कुछ भी जो है वो अच्छा नहीं होने जा रहा, कोई जो है वो खौफनाक बात होने वाली है, या फिर वो उनको सज़ा मिलने वाली है, या वो गिल्ट फील जो है वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं. नंबर 4 इज़ द काउंटर्स एंड अरेंजर्स, यानी ये वो लोग होते हैं जो हर वक्त ऑब्सेस्ड विद ऑर्डर एंड सिमेट्री, हर वक्त चीज़ों को ऑर्डर के साथ, सिमेट्री के साथ, तरतीब के साथ लगाते चले जाते हैं, उनकी काउंटिंग करते जाते हैं, उनको गिनते चले जाते हैं. नंबर 6 इज़ हॉर्डर्स. समथिंग बैड विल हैपन इफ़ दे थ्रो एनीथिंग अवे. इनके दिमाग में ये ख्याल बार बार आता रहता है कि अगर वो किसी चीज़ को फेंक देंगे तो वो उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग बन जाएगा. तो ये डिफरेंट किस्म के अजबारी रद्दमल जो है ये फ़र्द इनका ये ना सिर्फ ख्यालात उसके ऑब्सेशंस आते हैं बल्कि वो उनके ऊपर अमल भी करता है. सफाई के अफ़ाल में वो हाथ, मुंह, फर्श और बर्तनों की सफाई बहुत ज़्यादा करता है. इसकी शिकार जो है वो ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं, जिनके तहत मरीज़ तालों को, दरवाज़ों, खिड़कियों, कमरों, इमारत को चेक करने में भी मसरूफ़ रहता है. इसके अलावा इन पेशेंट्स के अंदर जो है वो तशवीश, अफसरदगी, एहसास गुनाह और फरारियत जो है उसके सिम्टम्स भी जो है वो देखने में आते हैं. देन कैटेगरीज ऑफ ओसीडी का हम यहाँ पर देखें, जो हमने अभी कैटेगरीज देखी हैं. तो ऑब्सेशंस अगर देखें तो रिपीटेड थॉट्स अबाउट द कंटेमिनेशन में लीड टू फियर ऑफ शेकिंग हैंड्स और टचिंग ऑब्जेक्ट्स. तो ऐसे लोग जिनके अंदर ये चीज़ पैदा हो जाती है कि वो गंदगी या जरासीम उनके हाथ में लग जाएंगे, वो लोग जो है वो अपने दूसरे लोगों यानी चीज़ों को छूने से भी परहेज़ करते हैं, दूसरे लोगों से हाथ मिलाने से भी परहेज़ करते हैं. इसके अलावा इनके दिमाग में क्योंकि रिपीटेड डाउट्स होते हैं चीज़ों के बारे में,
तो ये बार बार जो है डोर को जो है या होम अप्लाइंसेस जो हैं या दूसरी चीज़ें हैं उनको ऑन ऑफ करके जो है वो टर्न करके जो है वो चेक भी करते रहते हैं। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि ऑर्डरिंग की सूरत में रखते हैं, बार बार अपना वेट करते हैं, बार बार हाथों का धोना, बार बार किसी चीज़ को लिखना फिर मिटाना फिर लिखना फिर मिटाना, तो ये तमाम जो है चीज़ें उनके ऑब्सेशंस के अंदर आती हैं। इसके अलावा कंपल्शन में हम देखते हैं कि वॉशिंग एंड क्लीनिंग, एक्सेसिव हैंड, अपने वॉशिंग और हाउस क्लीनिंग, अपने हाथों को बहुत ज़्यादा धोना, अपने घर को बहुत ज़्यादा साफ़ रखना, चीज़ों को काउंटिंग करना, काउंटर्स में हमने इसको देखा। इसके अलावा चीज़ों को तरतीब के साथ रखना, अपनी वार्डरोब्स को और अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से बार बार चेक करना, इतना ज़्यादा करना कि वो उनके लिए ख़ुद थका देने वाली सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर लेता है। तो ये तमाम कैटेगरीज ऑफ ओसीडी को यहाँ पर जो है वो शो किया गया है इस स्लाइड के अंदर। Now we discuss here the different types of treatments और different types of psychotherapies जो कि OCD के लिए पेशेंट के लिए की जाती हैं। These are the relaxation training, systematic desensitization, virtual reality exposure and response prevention techniques, social skills training, modeling, behavioral rehearsal and homework, एवर्जन थेरेपी एंड पनिशमेंट। ये वो तमाम थेरेपीज़ हैं जिनके ज़रिए से ओसीडी पेशेंट को जो है वो ट्रीट किया जा सकता है और ये आजकल बहुत सक्सेसफुल हैं। ओसीडी की ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की थेरेपीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें से एक थेरेपी जो है दिस इज़ कॉल्ड द एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी ये कहलाती है और ये विक्टर मेयर ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। इस थेरेपी में पेशेंट को जो है जिस सिचुएशन से वो जो एक्ट करने पर वो मजबूर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको लगता है कि जो है उसके हाथों पर जरासीम लग गए हैं और वो बार बार हाथ को धोता है, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से क्रिएट की जाती है कि वो मजबूर होता है डर्टी प्लेट को या प्लेइंग डो जो है जो जरासीम के साथ वो उसको बार बार टच करे, और जब ऐसा करने से उसको लगता है कि उसको कुछ नहीं हुआ है, कोई जरासीम उसको नहीं लगा है, तो एक वक्त आता है कि वो इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल लेता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस जो है उसको ख़त्म करने के लिए उस को एक्सपोज किया जाता है और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। एक और सिचुएशन के अंदर फ़र्द के को जो है जैसे जैसे वो हाथ धोने के लिए जाता है तो जो गंदा पानी जो है वो डर्टी वाटर जो है वो आ जाता है। अब वो नेक्स्ट टाइम फिर उसके दिमाग में आता है कि मुझे हाथ धोने हैं, फिर वो धोता है तो फिर गंदा पानी है, तो अब उसको कराहत उससे जो है वो आती है। तो एवर्जन थेरेपी के अंदर इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है जिसके ज़रिए से कराहती तरीके के ज़रिए से फ़र्द को उस जो है एक्ट को ख़त्म करने पर मजबूर किया जाता है। इसके अलावा रशिया इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जो है REBT, ये OCD की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इस थेरेपी में भी इरेशनल जो थॉट्स हैं पेशेंट की उनको ख़त्म किया जाता है, क्योंकि ये इरेशनल थॉट्स ही होती हैं, गैर हकीकी थॉट्स जो सोचे हैं वो फ़र्द को मजबूर करती हैं कि वो जबर यानी कंपल्शंस करने पर मजबूर करती हैं, और REBT के ज़रिए से इन इरेशनल थॉट्स को जो है वो ख़त्म किया जाता है। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं और उनके ज़रिए से फ़र्द का ट्रीटमेंट किया जाता है। Cognitive therapy introduced by Aaron Beck also is used to question the beliefs that if compulsive acts are not performed, the result would be disastrous. यानी अगर जो उसके गलत ख्यालात हैं उन ख्यालात को जो है वो हम जो है एक्ट नहीं होने देंगे, उन कंपल्सिव जो उसके एक्ट्स हैं वो अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो इस आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और ये कैसे होगा? ये इस तरह से होगा कि वो जो उसका बिलीफ सिस्टम है उसको सही करने की जो है वो ज़रूरत है। तो एरन बेक के मुताबिक
फ़र्द की जो ख़यालात हैं उनके अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से, उनके गलत होने की वजह से जो है वो फ़र्द इस बीमारी का जो है वो शिकार होता है। लेकिन अगर उसकी सोच को बदल दिया जाए तो वो इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकता है। देन ग्रुप थेरेपी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। ग्रुप थेरेपी इज़ आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। When the patient live in a group, he learns the healthy acts through modeling and modified his behavior while living in a group. जब फर्द जो है वो ग्रुप के साथ रहता है और वो उस ग्रुप के अंदर हेल्दी चीज़ों को देखता है तो और वो देखता है कि उसको चीज़ों से नुकसान नहीं हो रहा है, या उसके लिए जो है जो जो हेल्दी एक्ट दूसरे लोग कर रहे होते हैं उनको देखते हुए वो अपने जो गलत ख़यालात या गलत एक्ट होते हैं उनको आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मॉडिफाइड कर लेता है और उसका बिहेवियर ठीक हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी जो है वो टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं और मेडिकेशन भी जो है वो यूज़ की जाती है, जिसमें ख़ास तौर पे एंटी एंग्जाइटी जो ड्रग्स हैं वो कुछ हैं जो कि रिकमेंड की गई हैं ओसीडी के बेहतरीन इलाज के लिए। लेकिन थेरेपी और मेडिकेशन ये दोनों जो हैं साथ साथ जो है वो हेल्पफुल होती हैं एक दूसरे के साथ, और दोनों मिलकर जो है वो ओसीडी का सही ट्रीटमेंट जो है वो कर सकती हैं। यहाँ कुछ टिप्स हैं, टिप्स टू कोप विद दी ओसीडी हम देखते हैं कि अगर फ़र्द जो है इन टिप्स पर अमल करे तो वो ओसीडी से, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से निजात हासिल कर सकता है। फर्स्ट वन इज़ द क्रिएट हेल्दी हैबिट्स, यानी फ़र्द हेल्दी हैबिट्स को अपनाए, बुरी आदत को छोड़ दे, ऐसी चीज़ें जो उसको ज़्यादा सफाई का ख्याल रखे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना कर ले, पूरी नींद ले, टाइम पर जो है वो अपनी काम को करे और परेशानी या एंग्जाइटी का शिकार ना हो। नंबर 2, रीच आउट फॉर सपोर्ट। फ़र्द को चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द के लोग, ख़ासतौर पर अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ जो है वो अटैच हो, उनके साथ जो है अपनी चीज़ों को शेयर करें और जो चीज़ें उसको तंग करती हैं वो उन लोगों से डिस्कस करें, ताकि वो उसको बताएं कि ये रॉन्ग है और वो गलत चीज़ों से हटकर सही चीज़ों की तरफ जो है आ जाए। नंबर 3 इज़ द थेरेपी ऑप्शंस। थेरेपी जैसे कि हमने अभी बहुत डिटेल के साथ उस पर बात की, तो बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। बिहेवियर थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी है, कोग्निटिव थेरेपी है, इसके अलावा थॉट स्टॉपिंग एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी हैं जो कि इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। नंबर 4, लर्न हाउ टू रीसेट द कंपल्शंस, यानी अपने जो कंपल्शंस हैं जो वो कैसे जो है वो रीसेट कर सकता है, वो उसके बारे में सोचे। अगर वो उसको उसके लिए हार्मफुल हैं, कितने हार्मफुल हैं, और जो उसकी जो एक्ट है वो उसको फिज़िकली तौर पर किस तरीके से डिस्टर्ब करता है, उन चीज़ों से है वो बचने की कोशिश करे, रियलिटी की तरफ आए, तो फ़र्द ओसीडी से जो है हेल्दी बिहेवियर की तरफ जो है वो जा सकता है। देन चैलेंज ऑब्सेसिव थॉट्स, अपनी थॉट्स को जो है, ऑब्सेसिव थॉट जो उसके अंदर आती हैं उनको चैलेंज समझ के उनसे जान छुड़ाने के लिए अपने आप को और तैयार करें। ये गो के मुश्किल मरहला है, और फ़र्द जो है, फ़र्द के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों से जान छुड़ाना बार बार सोचों से। लेकिन अगर वो हेल्दी हैबिट्स के साथ, अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ और डिफरेंट थेरेपी और मेडिकेशन के साथ जो है वो अपना ट्रीटमेंट करता है तो वो इन चैलेंजेस से जो है वो निकल सकता है। यहाँ हम एक थोड़ी सी ब्रीफ समरी जो है वो ओसीडी की देते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज़ एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैज़ intrusive ideas, thoughts, or images that occur repeatedly and in which he or she feels driven to perform certain behavior over and over again। यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो एक तशवीश का आर्जा है और ये फ़र्द के अंदर जो है लगातार और नाकाबिल ज़ब्त ख़यालात जो हैं उसके अंदर आते हैं और ये बहुत तकरार के साथ उसके अंदर आते हैं और फ़र्द इनको जो है
इन ख्यालात से निजात हासिल करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो उनको परफॉर्म करने पर मजबूर हो जाता है और बार बार करने पर मजबूर हो जाता है। हैविंग एन OCD में कॉज अ पर्सन टू हैव ट्रबल कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज़, और इस OCD की वजह से फ़र्द अपनी रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको और जो है वो करते हुए मुश्किल महसूस करता है। नेगेटिव कमेंट्स और क्रिटिसिज्म कैन मेक OCD वर्स। अगर फ़र्द को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, उस पर जो है वो मनफी जो है वो कमेंट्स पास किए जाएंगे, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, तो OCD का पेशेंट जो है वो वर्स कंडीशन इख्तियार कर सकता है। While a calm, sportive environment with a combination of different therapies can help improve the outcome of treatment. लेकिन अगर फ़र्द के साथ आप सुकून के साथ और उसको एक स्पोर्टिव और हमदर्दाना जो है उसको माहौल दें और उसके साथ साथ उसकी थेरेपीज़ के ज़रिए से उसकी मदद करें, तो फ़र्द जो है वो ना सिर्फ सेहतमंद हो सकता है बल्कि वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। This is the OCD, which is an anxiety disorder, और होप सो कि आपको इसका समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।